हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बाबर के संघर्ष भरा जीवन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, यह जो जीवनी है मैं अपने हिसाब से अपने कहानी जो आपको माध्यम बनेगा उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और यह एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह 12th के क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बाबर के जीवन से संबंधित जानना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही आपको बता दें कि यह जीवन संघर्ष से संबंधित है, इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है जो बाबर के जीवन को समझना चाहते हैं। आइए आज हम लोग बाबर के जीवनी से समझते हैं। यह वही बाबर है जिसका पिता का देहांत 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है और यह 12 वर्ष की अवस्था में लड़खड़ाता है, लेकिन यही वह लड़का है जो भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। उसने बड़े विशाल साम्राज्य का संस्थापक कैसे बन जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे सब चीज को। आइए हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह बाबर है। इस बाबर का जन्म जो होता है वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में होता है। फरगना एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र के पास में पड़ता है, जो काबुल क्षेत्र है वहां पर पड़ता है, आसपास के क्षेत्र। देखिए, इस बाबर की वास्तविक नाम जो था वह मोहम्मद, मतलब जैसे था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है जो जहरुद्दीन मोहम्मद, यहां पर देखिए आप जहरुद्दीन जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है धर्म का समर्थन करने वाला। यानी इसमें तो बात आएगा, धर्म से संबंधित बात आएगा। उस धर्म से संबंधित हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के पहलुओं को थोड़ा सा समझाने का जरूर प्रयास करेंगे हम। आइए हम लोग देखते हैं। तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका पिता जो थे वह उमर शेख मिर्जा थे और इनकी माता जो थी कुतुलुग निगार थी, कुतुलुग निगार। एक बात समझा दें कि चंगेज खां के जो शरीर में जो रक्त दौड़ रहा था वह दो वंशों से संबंधित था। पहला इसका पिता से संबंधित जो रक्त दौड़ रहा था वह तैमूर वंश से संबंधित था और इसकी माता जो थी कुतुलुग निगार वह चंगेज खां की वंशज से थी। इसलिए इसमें दो खूंखार वंश की रक्त दौड़ रही थी और बाबर ऐसे में भी बाबर था, बहुत खतरनाक शासक था। ये भी बता रहे हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो बाबर जो था ना, बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर जो तैमूर वंश से था वह 5वां वंशज था और इधर जो था अपने माता के ओर से वह चंगेज खां का वंशज था, तो 14वां वंशज के रूप में इन्हें माना जाता है। जो क्वेश्चन पे पूछता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन यहां पर एक बात बताएं कि जो भी हमारे भारत में या कोई भी क्षेत्र जो होता है अधिकांश पिता को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसे तैमूर वंश ही माना जाता है क्योंकि इसका पिता तैमूर वंश से संबंधित थे। जब परगना क्षेत्र में इनका पिता शासन कर रहे थे, छोटा सा क्षेत्र है और जागीरदार थे, वहां पर मालिक थे उसका। लेकिन किसी दुर्घटना में 1494 ईस्वी में इनके पिता का देहांत हो जाता है। उमर शेख मिर्जा मर जाते हैं किसी दुर्घटना में। और इस दुर्घटना के बाद इनके घर में सबसे बड़े बेटे जो थे वह बाबर थे। सब जिम्मेवारी जो था बाबर के कांधे आ जाता है। बाबर था उस समय मात्र 12 वर्ष का। हम इसलिए आपको बाबर की कहानी बताना चाहते हैं क्योंकि यही बाबर था जो विपत्तियों से तुलना करते हुए, उसे संघर्ष करते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। यही बाबर था जो मात्र 12 वर्ष का था और इस समय इसका मामा, इसका चाचा, इसका सौतेला भाई कोई भी साथ नहीं दिया। साथ तो दूर करिए, विश्वासघात किया, इसके साथ युद्ध किया। सब इतिहास में आएगा, हम समझाएंगे। यह बाबर का इतिहास बड़ा ही सुंदर है। संघर्ष भरे पढ़िएगा तो अब जात पात के नाम पर मत पढ़िए। यहां पर देखिए, आप समझिए इस बात को, जो कितना संघर्ष से एक साम्राज्य की स्थापना किया है उसकी ओर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि उस समय बाबर मात्र जो था 12 वर्ष का था, इसका पिता का देहांत हो जाता है और इस समय
फरगना का राजा बनते हैं, शासक बनते हैं बाबर। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन इनका सागे संबंधी थे। ये सगे संबंधी जो होते हैं ये नजर जमाए हुए थे। एक मात्र 12 वर्ष का लड़का, अरे फरगना का शासक बन गया। हम लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे भाई? इसलिए ये बाबर से जलना शुरू कर देते हैं। इसका चाचा अहमद मिर्जा था। अहमद मिर्जा चाल चलता है। इसका मामा जो था महमूद खां, ये भी चाल चलता है। ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से, चाचा और मामा मिलकर संयुक्त रूप से बाबर पर अटैक करते हैं। अब बाबर पर जब अटैक करते हैं तो बाबर उस समय मात्र 12 वर्ष का था, लेकिन बड़ा वीर योद्धा था, बड़ा लड़ाकू सेना के साथ लड़ाई। और यह उस बीच विजय में क्या हुआ, मतलब प्राप्त हुआ, विजय नहीं हुआ था, हालांकि उसे विसफल करा दिया था। वो जो भी प्राप्त करना चाहते थे उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बाद में एक बार नहीं, ये 2-2 बार चढ़ाई किए थे, लेकिन दोनों बार बाबर उन्हें परास्त किया था। याद रखिए, बाबर उस समय महत्वाकांक्षी था, वह दूर दूर सोचने वाला था। उस समय जानता था कि मेरा एज बहुत कम है और वैसे स्थिति में मैं इन्हें लड़ने के योग्य नहीं हूं। इसलिए उसने क्या किया, संधि कर लिया। और संधि किया, और जिसमें समरकंद जो क्षेत्र था, समरकंद अपने चाचा अहमद मिर्जा को दे दिया। चाचा बड़ा खुश हुए, चलिए हमारे लिए समरकंद मिल गया, भतीजा यहां पर राज कर रहा है। लेकिन भतीजा तो समझते नहीं थे। जब चाचा भतीजा को नहीं समझेंगे तो भतीजा भी चाचा को क्या समझेगा? ये राजनीति है। और राजनीति में याद रखिए, कोई किसी का सागा नहीं होता है। राजनीति में कोई किसी का भाव बहन, चाचा, मामा, फूफा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केवल गद्दी की भूख होती है। जैसे नेता लोग रहते हैं ना, उसी तरह से सेम राजनीति भी है, और उसी तरह से सब कुछ होना है। इसमें बहुत ऐसी चीज आएगी जो राजनीति में हमें जीवन से बहुत कुछ सिखाएंगी। हम लोग को सीखना है। देखिए, हम लोग इतिहास सीखने के लिए ही पढ़ते हैं। आप इतिहास को पढ़िएगा ना तो बड़ा कुछ आपको नॉलेज होगा। देखिए आगे है इसमें बात कि बाबर संधि कर लेता है, समरकंद चला जाता है उसका चाचा, लेकिन योजना बनाता है, क्योंकि बाबर महत्वाकांक्षी है, इसे अपने साम्राज्य की भूख है। यह छोटे से क्षेत्र से आया था और इसे बहुत बड़ी इच्छा थी कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जाए। इसलिए जब यह अपने आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ कर लेता है, मजबूत बना लेता है, तब यह कुछ करता है समरकंद की ओर। और समरकंद पर 2 बार आक्रमण करता है, एक 1496 ईस्वी में और लास्ट आक्रमण करता है 1497 ईस्वी में। समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद को 7 माह तक घेराबंदी कर लिया था बाबर। और उस समय चाचा कौन थे? तो अहमद मिर्जा थे। चाचा को समझ में आया था कि अब भतीजा बरियार हो गया है, होशियार हो गया है, अब तो चाचा को छोड़ेगा नहीं। अंततः चाचा की हार होती है, और विजय किसको मिलता है? तो बाबर को। बाबर 1447 में समरकंद पर आक्रमण कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है। मेरे दोस्त, इस बात को समझिए, जब यह वहां पर अधिकार कर लेता है तो अपने समरकंद जो आया था, उस फरगना क्षेत्र को छोड़कर आया था जहां का यह राजा था, और वहां पर भी इसके कोई सागे नहीं थे। सब धोखेबाज बैठे हुए थे, सबका सब धोखेबाज थे, क्योंकि राजनीति की भूख सबको होती है। यही हाल था जब बाबर फरगना को छोड़कर समरकंद को जीतने के लिए आया था। समरकंद को जीत लिया। वहां पर जो एब्सेंट था, मतलब वहां पर अनुपस्थित था, उस समय उसके विद्रोही लोग चाल चलकर फरगना पर अधिकार कर लिए। और इसमें कौन कौन थे? विद्रोहियों का नाम सुनिए। उसका सौतेला भाई जहांगीर मिर्जा, बाबर का सौतेला भाई, और इसका ही मामा महमूद, ये दोनों अधिकार कर लेते हैं उस पर। जब यह लौटता है फरगना की ओर कि हम अब फरगना पर विद्रोह को समाप्त करें, तब तक तो अधिकार हो चुका था। और जब तक उधर देखता है तो उधर फरगना हाथ से गया, और इधर से दौड़े जाता है कि अब समरकंद को बचा लें। तो समरकंद पर उज्बेक शासक था, एक उज्बेक शासक सैबानी खां उधर समरकंद पर अधिकार कर लेता है। बाबर परेशान हो जाता है। अब इसका हाल हो गया था ना घर का ना घाट का।
बोला था ना कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बीच इच्छा का शमशान जला। बाबर का ऐसा हाल हो गया था कि जब वो समरकंद को जीतने चला तो फरगना को गवा दिया, और जब फरगना उसके हाथ से गया तो वह समरकंद को जीतने चलता है तो समरकंद भी उसके हाथ से चला जाता है। बेचारा बेघर हो गया। अब बाबर के सामने यह थी, वह राजशाही जीवन जिया था। अब उसके सामने सबसे बड़ी संकट थी कि अब यह कबीला की तरह जीवन जीने वाला था। इसके पास घर नहीं थी, हुमंतु हो गया था, इधर उधर भटकने लगा। 1497 ईस्वी से लगातार भटका और तब जाकर यह लंबा संघर्ष किया। बीच में कई दिनों तक यह पहाड़ियों इधर उधर पहाड़ी में किसी शासक से मिला, किसी साम्राज्य को अपने आप में मिलाना चाहा ताकि हम किसी तरह से शक्तियों को मजबूत कर सके और अधिकार कर सके। लेकिन बाबर के सोच हमेशा ऊंच था। वह भले ही इस पहाड़ियों में भटका लेकिन उस समय अपने शक्तियों को पहचाना। शैबानी खां, याद रखिए, शैबानी खां जो इसके साथ युद्ध किया था उस समय उज्बेक का एक नीति होता है, युद्ध नीति जो होता है तुगलकनुमा, उस नीति के तहत बाबर को हराया था। और बाबर यह सीख चुका था कि किस तरह से तुगलकनुमा पत्ती में वह हारा था, और उस हार से यह शिक्षा लिया था कि कैसे किसी को तुगलकनुमा पत्ती के द्वारा, युद्ध नीति के द्वारा हराया जा सकता है। और इसी नीति का सहारा लेगा यह बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध करेगा। याद रखिए कि जीवन में आप हारते हैं या जीतते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या सीख लेते हैं ये सबसे बड़ा जरूरी है। इसलिए इतिहास बहुत कुछ सिखाती है। इतिहास को समझिए, पढ़िए। केवल आप हम लोग समझते हैं कि बस इतिहास है तो इसमें सन होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, बस याद करते रहेंगे, पक जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये इतिहास किसी व्यक्ति के द्वारा जिया गया क्षेत्र जो होता है, उसका जिया गया पूरा जीवनी जो होती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक फिल्म देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अब कहिएगा फिल्म की बात कर रहे हैं, इस फिल्म का कोई बात नहीं है। फिल्म का जो चरित्र होता है, जो उसकी कहानी जो होती है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने मिलती है। देखिए आगे बताते हैं हम आपसे। उसी प्रकार जो इतिहास का जो जीवनी होता है वो सब कुछ जरूरी होता है। अब क्या हुआ कि बाबर के हाथ से समरकंद चला गया और इधर चला गया कौन, तो फरगना भी चला गया था और भटक रहा था। उसी समय बाबर का एक छोटा चाचा, सबसे छोटा चाचा का नाम था उगल बेग, उलग बेग था। तो उलग बेग का 1501 में मृत्यु हुआ था। यह काबुल का शासक थे उलग बेग, और इनका मृत्यु हो गया था 1521 में। उसका बेटा जो थे अब्दुल रजाक, वह गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनको मुकिन बेग नाम का कोई व्यक्ति जो विश्वासघात करके काबुल की गद्दी पर बैठा हुआ था। अब दोनों भाई बेघर हुए थे। दोनों भाई इकट्ठा हो गए, अपने शक्ति को मजबूत किए, इकट्ठा होकर मजबूत कर लिए, और अपने शक्ति को मजबूत करके वह आक्रमण करते हैं काबुल पर, और काबुल पर 1504 ईस्वी में यह अधिकार कर लेते हैं। याद रहेगा आपको कि बाबर 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो यहां से इसको थोड़ा सा अस्थायित्व मिलता है, थोड़ा सा राजशाही जीवन मिलती है। अब देखिए आगे, जब यह शासक बना तो अपनी शक्तियों को सुदृढ़ करने लगा। इस समय वह इतने युद्ध में हार चुका था, इतने युद्ध में कुछ सीख चुका था, इसके पास अपार शक्ति, अपार ज्ञान हो चुका था युद्ध नीति की। और यह 1504 से 1524-25 तक यह काबुल का शासक बनकर रहा। जब यह काबुल का युद्ध जीता था ना, तो उसी समय यह बादशाह की उपाधि लिया था। बादशाह की उपाधि याद रहेगा आपको, बादशाह की उपाधि लिया था। ये पूछता है क्वेश्चन। तो बादशाह की उपाधि जब लिया तो ये भी अपने आप में कुछ बातें थी, क्योंकि इसका पिता जो थे वह मिर्जा की उपाधि लिए थे। देखिए उमर शेख मिर्जा, मिर्जा की उपाधि लिए थे। यह पहला ऐसा तैमूर वंश का शासक हुआ जो अपने मिर्जा का उपाधि नहीं लिया, बादशाह की उपाधि लिया था। इसलिए कोई पूछेगा कि तैमूर वंश का कौन ऐसा शासक है जो बादशाह की उपाधि लिया था, तो आप बोलिएगा यही बाबर थे जो बादशाह की उपाधि लिए थे। क्लियर हुआ? अब देखिए, यह बादशाह के नाम से वहां पर शासक बन गया, बादशाह की उपाधि लिया, और उसके बाद जब 1524 ईस्वी तक, 25 ईस्वी तक यह शासन किया, अब इसका ध्यान थोड़ा सा और विशाल साम्राज्य की ओर मुड़ा। बोला जाता है कि जब फरगना क्षेत्र में जब हारे थे, फरगना क्षेत्र को और समरकंद क्षेत्र को, उस समय इनके एक बुढ़िया मिली थी। रास्ते में जब घूम रहे थे तो उनसे बुढ़िया मिली थी, बोली थी कि क्या बेटा तुम इधर उधर भटकता है,
अरे इन क्षेत्रों में क्या रखा हुआ है, इस बालू वाले क्षेत्रों में क्या रखा हुआ है, तुमको जाना चाहिए, सिंध नदी के उस पार जाना चाहिए जहां पर संपत्ति और वैभव से भरा हुआ, खजाना से भरा हुआ एक देश है जिसका नाम भारत है। उस पर आक्रमण करो, उस पर अधिकार करो। वहां पर लोग जो रहते हैं आपस में बटे हुए हैं, वहां का शासक जो है बटे हुए हैं, वहां पर अधिकार करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। बाबर के दिमाग में वही बात सेट थी। बाबर चाहता था कि वह वैभवशाली राज्य को प्राप्त कर सके, अपनी समृद्धि को बढ़ा सके। इसलिए वह क्या करता है, सिंध नदी को पार करके पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। उस युद्ध की ओर हम चलेंगे बाद में, पहले यहां पर ध्यान दें कि बाबर जब शासक बन जाता है, पानीपत का युद्ध चाहता है, जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, तो भारत पर आक्रमण के लिए उसे प्रेरित किया गया था। एक तो उधर से बुझिया का भी प्रेरित मिला था, और यह चाहता था कि अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लें, और तीसरा था दौलत खां लोदी। दौलत खां का नाम सुने होंगे आप लोग, जो विश्वासघाती व्यक्ति है, जो इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने का कारण बना। वह इब्राहिम जो दौलत खां लोदी था, वहीं इसको पत्र दिया था, उसका भारत का नक्शा दिया था, इब्राहिम लोदी का समस्त नक्शा दे दिया था कि कैसे आपको आना है और कैसे इस साम्राज्य को मिटाना है। सब कुछ यही कहा जाता ना कि घर का भेड़िया लंका डाहे, यही हाल था भारत का। जो दौलत खां लोदी जो था, वह घर का भेड़िया था और लंका को ढा दिया, दिल्ली साम्राज्य को जिता दिया, बाबर को, खत्म हो गया। इसलिए बोला जाता है ना कि जिसको दोस्त समझा वह खंजर बन गया, जिसको दोस्त समझा वो खंजर बन गया, और जिसको किला समझा वो पल में खंडहर बन गया। ऐसा हाल था कि जिस पर विश्वास था वही विश्वासघात कर दिया। देखिए मेरे दोस्त, जब बाबर, अभी पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, मतलब अभी उससे पहले की बात बता रहे हैं कि बाबर जो था उस समय जो काबुल में बैठा हुआ था, तो उस समय सोच रहा था, रणनीतियां बना रहा था कि हम लोग भारत पर आक्रमण करेंगे तो फिर भारत में कुछ प्रभावशाली साम्राज्य भी थे जिस पर आक्रमण करना था। उस समय भारत के 7 प्रभावशाली साम्राज्य थे, जिसमें से 5 जो प्रभावशाली साम्राज्य था वह मुसलमानों के पास था, और 2 साम्राज्य जो था वह केवल हिंदू के पास था। देखिए, पहला साम्राज्य जो था वह बंगाल था, जो मुस्लिम साम्राज्य बता रहे हैं। दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात, चौथा मालवा, पांचवा बहमनी। ये साम्राज्य थे वह 5 के 5 जो थे वह पूरे मुस्लिम साम्राज्य के पास थे, और बाबर का इच्छा था कि इन पर आक्रमण करना आसान था, कि हिंदुओं पर आक्रमण करना आसान था। वह महत्वाकांक्षी था, वह पहले अपने महत्व के बारे में सोचता। इसलिए बाबर के पास 2 और रास्ते थे। छठा जो था स्थान वह था मेवाड़, और 7वां स्थान जो था वह था विजयनगर साम्राज्य। याद रखिए कि ये दोनों साम्राज्य जो थे वह हिंदुओं के कब्जे में थे, और यहां पर था उस समय बाबर का समकालीन कोई शासक हुआ तो वह था राणा संगा। और राणा संगा के बारे में बड़ा खतरनाक इतिहास है, ऐसा तो राजा ही नहीं हुआ, बड़ा खतरनाक, बहुत बहुत खतरनाक। जो भी शासक हुए इससे खतरनाक नहीं हुए। राणा संगा बहुत भयानक और बहुत बलशाली राजा था, बहुत, जो मेवाड़ का शासक था, बाबर का समकालीन था। इसलिए बाबर सोचा कि यहां पर तो आक्रमण करना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा, नहीं, इधर सोचा ही नहीं एक बार भी। दूसरा था कि विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर कृष्णदेव राय द्वितीय थे, जो काफी प्रभावशाली राजा थे, या बहुत ही बलशाली राजा थे। इस पर आक्रमण करना तो दूर की बात थी, सोचना भी पाप था, क्योंकि इतना खतरनाक थे, इनके सामने जाना मतलब मृत्यु। इसलिए ये दोनों शासक बहुत खतरनाक थे। बाबर यहाँ पर नीति ही त्याग दिया कि हम इस पर आक्रमण करने वाले हैं। अब उसने एक नीति बनाया कि यहाँ पर उत्तर भारत में एक दिल्ली है, और दिल्ली पर जीतना बड़ा आसान है, क्योंकि दिल्ली में उस समय शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था, अफगानों का शासक था, अंतिम लोदी वंश था। और इसमें फुट था, क्योंकि अफगान सरदार जो आपस में भेदभाव कर रहे थे, आपस में जल रहे थे, वैवंश था, उनमें मतभेद था, उसका फायदा उठाना चाहता था। और साथ ही यहाँ पर एक विश्वासघाती दौलत खां लोदी
जुड़ना चाहता था बाबर से, इसलिए दोनों एक तरह से अपना सटीक निशाना बना दिया दिल्ली को, और पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली पर ही करता है। मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा पानीपत का प्रथम युद्ध, लेकिन इससे पहले मैं बाबर का जीवनी समाप्त कर दूं। पानीपत के युद्ध के बारे में हम बताएंगे विस्तार से। तो बाबर किस तरह से चुना था दिल्ली को, समझ में आया आपको? किस तरह से दिल्ली आना चाहता था, इन क्षेत्रों को क्यों नहीं जीतना चाहा, आपके बारे में मतलब इसके बारे में हम आपको समझा दिए, समझ रहे होंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे बताते हैं। तो बाबर के बारे में इतना हम लोग समझ लिए। जब बाबर ये सब क्षेत्रों को जीता, सब कुछ अपने पसंद का जो काम करने लगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1400 भारत पर आक्रमण 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया, इब्राहिम लोदी का नाश कर दिया, मतलब इब्राहिम लोदी का पराजित किया और दिल्ली पर बैठ गया। उसके बारे में बताएंगे बाद में, अभी चिंता लेने की बात नहीं है। हम उसको वीडियो जब बनाएंगे तो फिर इसका वीडियो, अगला वाला जो वीडियो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, तो उसमें विस्तार से समझा देंगे आपको। यहाँ पर समझिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, हुआ। तो ये लड़का जो था वह छोटा सा क्षेत्र से कभी जनजातियों की तरह, कबीलों की तरह घुमा, अपने सगे संबंधियों से लड़ाई किया, सब कुछ से लड़ते हुए, इस प्रकृति से लड़ते हुए, और साथ ही अपने संघर्ष को प्रबल बनाते हुए क्षेत्र को जीता था। और याद रखें कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाबर कितने युद्धों को हारा था और उससे बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि वह जब ईरानियों से हारा था तो ईरानियों से वह बंदूकों को चलाने का तरीका सीखा था। वह उज्बेक से हारा था तो उज्बेक से यह सीखा था कैसे तुगलकनुमा पंक्ति बनाया जाए। यह अफगानों से सीखा था कि कैसे युद्ध नीति में चक्रव्यूह की रचना की जाए। बहुत कुछ सीखा था भाई। हारना एक अलग बात है, सीखना भी उससे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए आगे, बाबर के द्वारा प्रमुख रूप से 4 युद्ध लड़ी गई थी, जिसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा जो युद्ध हुआ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, और तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, और लास्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। आप ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए, पानी पियो खाना खाओ चलो घरे, पानी पियो खाना खाओ चलो घरे, यानी पानीपत का युद्ध, खाना से मतलब खानवा का युद्ध, चंदेरी से चलो, और घाघरा से मतलब घर से घाघरा, घाघरा का युद्ध, यानी 4 युद्ध लड़े थे। प्रशासनिक रूप से यह विशेष रूप से था कि यह वैसा शासक था बाबर, जो पहली बार भारत में तोप और गोला बारूद का उपयोग किया था। उससे पूरा भयानक भारत को हिलाकर रख दिया था। ऐसा पहला बार हुआ था कि कोई ऐसा शासक है जो गोला बारूद और तोप का प्रयोग कर रहा है भारत में। सभी लोग डर गए थे, अरे कौन खतरनाक शासक आ गया, कौन इतना पागल आ गया जो साफ तोपों से उड़ाते जा रहा है सैनिकों को। खौफ था बाबर का। आगे समझिए, देखिए ये क्या होता है, इसे कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है बाबर को। तो मुख्य रूप से 3 उपाधि मिली हुई है, 3-4 उपाधि है। देखिए, एक गाजी का उपाधि मिला था, बादशाह की उपाधि मिला था, और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका खुद नाम था, और एक कलंदर की उपाधि मिला था। जब बाबर जब पानीपत का युद्ध लड़ता है ना, उसमें जो काबुल से जो सैनिक आए थे भारत में, वो हार थक चुके थे, बिल्कुल थक चुके थे। उन्हें साहस देने के लिए जिहाद का नारा देता है कि हम लोग जिहाद करेंगे, हम लोग धर्म की स्थापना करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और उस नाम पर इसके सैनिक मर मिटने के लिए तैयार हो गए और उस विजय को प्राप्त किया, इसलिए उसको गाजी की उपाधि दिया गया। देखिए, धर्म के लिए युद्ध करने वाला विजेता, उसे गाजी की उपाधि दिया गया। समझ में आया? दूसरा है कि बाबर जो था बादशाह की उपाधि लेता है, वो काबुल के युद्ध में भी जीता था तब हुआ था, और जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है तो वहां पर दिल्ली का जब शासक बनता है उसे बादशाह बनकर, सम्राट बनकर शासन करना, स्थापना करता है, जीता है। देखिए आगे, और तीसरा है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी जहरुद्दीन का मतलब होता है कि धर्म का समर्थक। यहाँ पर देखिए कलंधर, जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो वह भारत के वैभव को देखता है, या इतना सुंदर, इतना वैभवशाली साम्राज्य आज मेरे हाथों में है। इसके खुशी में वह अपने सैनिकों को, अपने साम्राज्य के सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को एक एक चांदी का सोना देता है, चांदी का सिक्का देता है, और इससे लोग खुश होकर इसको कलंदर की उपाधि दिए। और कलंदर का अर्थ होता है दानवीरता के लिए दिया गया था, जब चांदी का सिक्का दिया था,
याद रखिए कि बाबर चांदी का सिक्का चलाया था, इसमें चांदी का सिक्का था शाहरुख और एक और सिक्का था बाबरी। जो चांदी का सिक्का जो चलाया था वह शाहरुख है, वह कंधार में चलाया था, काबुल में चलाया था। और कंधार में जो चलाया था वह क्या था उसका नाम, हाँ बाबरी नाम था, तो बाबरी चलाया था। बता दें कि जब सिक्का चलाया था ना, उस सिक्का के दो पहलू होती है, तो पहली साइड में जो था वहां आयत लिखा हुआ था, जो आयत जो मुस्लिम लोग में जो आयत पढ़ा जाता है वहां पर था, और बगल में यहाँ पर खलीफाओं का नाम लिखा हुआ था। और एक सिक्का का जो उल्टा पहलू था वहां पर अपना उपाधि लिखा हुआ था, जो उपाधि था जो बाबर ने क्या क्या उपाधियां प्राप्त किया था, इस सभी उपाधियों को बड़ा ध्यान से लिखा हुआ था वहां पर। ऐसे सिक्का चलाता था। याद रखिए कि बाबर भले संघर्ष में जिया हो, लेकिन अपने जीवन में पढ़ने लिखने का काम बहुत अच्छा से किया था। वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह तुर्की में अपना आत्मजीवन लिखता है, जिसको नाम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। याद रहेगा बाबर का जीवनी क्या है, तब बाबरनामा, और यह तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखा गया था और इसमें बड़ा सुंदर सुंदर बात बोलता है। इसमें लिखा हुआ बात कि समरकंद, अगर जीवन कहीं जीने का योग्य कोई जगह है तो समरकंद है। वहां पर जितना आनंद है वहां पर दूसरा कोई आनंद नहीं आता, इसलिए वह समरकंद को जीतना चाहता है, क्योंकि समरकंद 140 वर्षों से तैमूरों का राजधानी था, और तैमूर बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका से फरगना क्षेत्र को रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वह फरगना को सुरक्षित करने के लिए वह समरकंद पर भी आक्रमण करता है। देखिए आगे, तो साहित्य के क्षेत्र में इसे काफी ज्यादा नॉलेज थी। बाबरनामा लिखता है किताब तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में, और जब यह तुर्की भाषा में लिखा जाता तो इसके जो फारसी में अनुवाद था वह पायबंद खां जो किए थे अकबर के शासनकाल में, लेकिन बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खाना जो 1590 ईस्वी में फिर वह फारसी भाषा में लिखे थे। तो कोई पूछता है कि फारसी भाषा में अनुवाद कौन करने वाले थे, पायबंद खां और एक और थे जो अभी बताए हैं अब्दुल रहीम खान खन्ना, जो 1590 ईस्वी में इसके रचना की थी, फारसी में अनुवाद किए थे। साथ ही मुगलों का जो दरबारी भाषा जो था वह फारसी ही था। आगे बता दें कि जो बाबरनामा था, उस बाबरनामा को अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वह लिटन देखिए लिडन और एल्किंग याद रहेगा। लिंटन और एल्किंग दो व्यक्ति थे जो 1826 ईस्वी में इसके रचना अंग्रेजी में किए थे। तो बाबरनामा पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुआ, बाबर कैसे संघर्ष किया, बाबर के सागे संबंधी कैसे इसे धोखा किए थे, इसे कैसे भारत से बुलावा आया था, कैसे यह युद्ध में जीता, सब कुछ का बड़ा विस्तार से वर्णन किया इसमें। याद रहेगा कि इसका आत्मकथा बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखित है। यह भारत के युद्ध और जीवन का वर्णन करता है। इसका मृत्यु जो था वह बाबर जब लास्ट युद्ध जब घाघरा का युद्ध करता है तो उस समय वह बहुत कमजोर हो चुका है, और उसके बाद यह 26 दिसंबर जो था 1530 ईस्वी में वह मर जाता है, और इसका ही बेटा हुमायूं है जो अब अगला शासक बनेगा। लेकिन जब वह मरता है तो इसके शव को आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन मरने के बाद पुनः जो मतलब उनके शव जो था वह आगरा से निकालकर फिर काबुल ले गया गया। तो ऐसा पूछता है कि कौन ऐसा शासक है जिसका शव को आगरा से उठाकर काबुल ले गया गया, तो बोलिएगा आप बाबर ही वैसा व्यक्ति था। याद रखिए इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ ऐसे देखने को मिला, कैसे कोई छोटा से बड़ा बन सकता है, कैसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है, कैसे अपने विपत्तियों से सामना करके एक उचित स्थान को प्राप्त कर सकता है। इतिहास में बहुत कुछ सिखाती है, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। जो बाबर की जीवनी है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर उसका ही कुछ जो तरीकाएं हैं उसका नोट्स बनाए हैं अपने कोचिंग की ओर से, देखिए याद कर लीजिएगा इसे। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे फिर अगला वीडियो में हम।